हेलो फ्रेंड्स, और दिस इज शुभांकर एंड आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे ऑनलाइन आईटीआर 1 कैसे फाइल कर सकते हैं फॉर्म 16 के साथ। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि बहुत सारा चेंजेस हो गया है, नया इनकम टैक्स का वेबसाइट आ गया, नया पोर्टल आ गया है। ओके, सो आज के वीडियो में हम लोग जो भी रेफरेंस डेटा लेंगे, जैसे कि फॉर्म 16 रहेगा हम लोग का इंपॉर्टेंट डेटा, तो फॉर्म 16 डेटा ओरिजिनल रहेगा। वैसे आपको बहुत सारे वीडियो आपको मिला होगा, उसमें आपको ओरिजिनल फॉर्म 16 नहीं दिखाया जाता होगा, पर आज के वीडियो में फॉर्म 16 का ओरिजिनल डेटा आपको दिखाने वाला हूँ। इससे क्या होने वाला है, आपका फ़ायदा ये होने वाला है कि आप रिलेट कर सकते हो अपना फॉर्म 16 के साथ। ओके, सो ऐसे आईटीआर 1 फाइलिंग और आईटीआर 4 फाइलिंग का वीडियो रेगुलरली अपडेट होता रहता है एवरी ईयर आफ्टर टेकिंग केयर ऑफ द चेंजेस मेड बाय द गवर्नमेंट। सो गवर्नमेंट एवरी ईयर फिनांस बजट जब लाते हैं तो बहुत सारा चेंजेस करते हैं, तो वो सब चेंजेस को कवर करके हर साल आईटीआर 1 और आईटीआर 4 का वीडियो बनाया जाता है एंड उससे बहुत लोग बेनिफिट भी उठाते हैं। सो आप भी अगर इस वीडियो से बेनिफिटेड हो रहे हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर करना अपना दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर के साथ, ताकि उन लोगों का भी हेल्प हो जाए। ओके, सो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, और स्क्रीन में हम लोग एक एक प्रोसेस डिस्कस करेंगे। तो पेशेंस, थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, सो मेंटेन योर पेशेंस एंड स्टे ट्यून्ड। तो हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोगों को अभी दिख रहा है incometax.gov.in का नया पोर्टल। तो नया पोर्टल कुछ इस तरह दिखता है, और जो पुराना पोर्टल था e-filing.incometax.gov.in वो अभी नॉन ऑपरेटिव हो गया है। वहाँ पे कोई भी रिटर्न फिलिंग का काम नहीं हो सकते हो। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैं आपको ओरिजिनल डेटा के साथ आपका जो इनकम टैक्स इंडिया का आईटीआर 1 का रिटर्न फिलिंग का प्रोसेस दिखाने वाला हूँ, तो इसीलिए फॉर्म 16 का डेटा आपको दिख रहा होगा। ओके, और ये जो असेसमेंट ईयर है वो असेसमेंट ईयर 2021-22 के लिए एप्लीकेबल है, ये आपको यहाँ पे दिख रहा है। और ट्राई करेंगे कि ईच एंड एवरी जो टॉपिक एंड कॉन्सेप्ट रहेगा उसको थोड़ा बहुत डिस्कस करने का, क्योंकि ज़्यादा डिस्कस करने से वीडियो और भी लंबा हो जाएगा। वैसे भी वीडियो लंबा होने वाला है, क्योंकि नया पोर्टल और सिस्टम्स भी थोड़ा चेंज हो गए और स्टेप्स भी थोड़ा चेंज हो गए। तो आप अपना पेशेंस बना के रखिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा, और जो भी बीच में कॉन्सेप्ट बोला जाएगा, सेक्शंस के बारे में बोला जाएगा, आप ध्यान से सुनिएगा, ताकि आपका इनकम टैक्स का जो रिटर्न है वो फाइल करने में कोई गलती ना हो। ओके, सो आगे चलते हैं वीडियो की तरफ। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है इनकम टैक्स इंडिया gov.in का नया पोर्टल, और यहाँ पे लॉगिन और रजिस्टर का आपको सिंबल दिख रहा होगा। तो सिंपली आपको यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करना है और अपना पैन कार्ड और पासवर्ड डाल के आपको लॉगिन हो जाना है, करना है। वैसे भी मैंने लॉगिन का और फॉर्म 26S डाउनलोड का भी वीडियो मैंने बनाया है, आई बटन में मैं लिंक कर दूंगा। अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन है, ये सब टर्म समझना है क्यों दिया जाता है, देन आपको ये समझ में आ जाएगा। यहाँ पे प्लीज़ कंफर्म योर सिक्योर एक्सेस मैसेज, इसमें क्लिक करना है। इसमें आपका लॉग मेंटेन करके रखता है इनकम टैक्स इंडिया का पोर्टल। ओके, और यहाँ पे आप अपना पासवर्ड डाल दोगे, और पासवर्ड डाल के आप आगे प्रोसीड करोगे तो आपको आप लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालने के बाद आपको यहाँ पे कंटिन्यू दिख रहा है, यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद आपको इनकम टैक्स इंडिया का जो पोर्टल है उस पर एक्सेस मिल गया होगा। तो एक्सेस मिलने के बाद आपको यहाँ पे प्रोफाइल कंप्लीशन का स्टेटस बता रहा है, 75% आपका प्रोफाइल कंप्लीटेड है। अगर आप ऑनलाइन रिटर्न फाइल करने जा रहे हो आपका आईटीआर 1, देन आपको इसमें कुछ नहीं करने से भी चलेगा। पर अगर आप ऑफलाइन रिटर्न फाइल करना चाहते हो, देन आपका प्रोफाइल कंप्लीटनेस का आवश्यकता है। ओके, तो प्रोफाइल अगर आप कंप्लीट करोगे तो क्या आपको मिलेगा, प्रीफिल्ड जो XML है वो आप डाउनलोड कर सकते हो, ऑफलाइन यूटिलिटीज़ आप यूज़ कर सकते हो। ओके, रिप्रेजेंटेटिव को रजिस्टर कर सकते हो। सो दिस आर द बेनिफिट यू कैन सी हियर। ओके, तो ये सब बेनिफिट्स हैं, और यहाँ पे आप अपना प्रोफाइल अपडेट कर सकते हो, या फिर इसको स्किप करके भी आगे प्रोसीड कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे स्किप कर रहा हूँ, जैसे कि हम लोग ऑनलाइन रिटर्न फाइल करने वाले, तो ये सब नहीं करने से भी होगा। आप अपना प्रोफाइल अगर अपडेट नहीं करोगे तो भी आपका हो जाएगा। तो स्किप करने के बाद आपको दिख रहा है यहाँ पे आपका प्रोफाइल का डिटेल्स दिखा रहा है, आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर वगैरह दिखा रहा है यहाँ पे। ओके, और उसके बाद आपको यहाँ पे दिख रहा है फाइल नाउ का बटन, यहाँ से भी आप फाइल कर सकते हो, और या फिर आप यहाँ पे ई फाइल में जाके इनकम टैक्स रिटर्न, और उसके बाद फाइल इनकम टैक्स रिटर्न में क्लिक करके भी आप आगे प्रोसीड कर सकते हो। तो मैं क्लिक करके प्रोसीड कर रहा हूँ।
रहा हूँ। प्रोसीड करने के बाद जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे आपका नाम दिख रहा है और यहाँ पे एक सेशन टाइमर शुरू हो गया है 40 मिनट्स का। ओके, तो सेशन टाइमर क्या होता है, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ फाइलिंग रिटर्न आप जो भी डेटा सेव करोगे तो सेव करने के बाद ये सेशन टाइम ऑटोमेटिकली 40 मिनट्स में फिर से रिसेट हो जाएगा। यानी कि अगर आप 40 मिनट्स कोई भी एक्टिविटी नहीं कर रहे हो इनकम टैक्स इंडिया gov.in के जो पोर्टल है इस पर, तो आपको ऑटोमेटिकली लॉग आउट कर दिया जाएगा और आपका सेशन को एक्सपायर कर दिया जाएगा। तो ये सेशन टाइम का मतलब ये होता है। और ये आपका प्रोफाइल का डिटेल्स दिख रहा है, यहाँ पे आप अपना प्रोफाइल में जाके अपना प्रोफाइल चेंज कर सकते हो, पासवर्ड चेंज कर सकते हो और यहाँ से आप लॉग आउट भी कर सकते हो। तो जैसे कि यहाँ पे आपको ITR 1 फाइल करना है तो यहाँ पे सिलेक्ट असेसमेंट ईयर दिख रहा होगा, एवरी फील्ड इज़ मैंडेटरी। तो आप यहाँ पे सिलेक्ट असेसमेंट ईयर में जाके आपको सिंपली क्लिक करके करंट असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करना है। जैसे कि हम लोग फाइल करने जा रहे हैं 21-22 का रिटर्न, तो हम लोग 21-22 पे क्लिक करेंगे। ओके, क्लिक करने के बाद आपको दिख रहा है सिलेक्ट फाइलिंग टाइप जो है वो ऑटोमेटिकली डिसेबल हो गया है, तो इसका ज़रूरत नहीं है। आर यू ऑडिटेड अंडर सेक्शन 44AB वगैरह भी आपका यहाँ पर डिसेबल करके रख दिया है। ऑडिट का सेक्शंस आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता है, तो आपको यहाँ पे कंटिन्यू में क्लिक करना है। ओके, तो कंटिन्यू में क्लिक करने के बाद आपको दिख रहा होगा यू नीड टू सिलेक्ट अ मोड ऑफ फाइलिंग टू प्रोसीड। यहाँ पे ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दो ऑप्शन आ रहा होगा। जैसे कि हम लोग ऑनलाइन फाइल करने वाले हो तो ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे और रिकमेंडेड भी है ऑनलाइन, क्योंकि ऑनलाइन फाइल अगर आप करोगे तो आपका जो फॉर्म 26A का डेटा है वो ऑटोमेटिकली फेच कर दिया जाएगा। ओके, तो मैंने ऑलरेडी क्लिक करके आके प्रोसीड कर दिया। ओके, तो यहाँ पे दिखा रहा है नो सेव ड्राफ्ट। जब भी आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करोगे, जैसे कि अगर आप मेरा वीडियो देख के आप अपना इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल कर रहे हो और बीच में आपका कुछ काम आ गया और आपको जाना पड़ा, सेव कर लेना ज़रूर, तो सेव करके जाना पड़ा, तो नेक्स्ट टाइम जब आप लॉगिन करोगे यहाँ पे आपको सेव ड्राफ्ट दिखेगा। यहाँ से आप अपना रिटर्न का जो बाकी प्रोसेस था वो कंप्लीट कर सकते हो। जैसे कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया तो मुझे स्टार्ट न्यू फिलिंग में क्लिक करके आगे प्रोसीड करना है, तो मैं स्टार्ट न्यू फिलिंग में क्लिक कर रहा हूँ। आपको बोला जा रहा है बेस्ड ऑन योर प्रोफाइल यू हैव प्री सिलेक्टेड द स्टेटस एप्लीकेबल टू यू। जो स्टेटस आपके ऊपर एप्लीकेबल होता है इंडिविजुअल, HUF और अदर्स, ये कैटेगरी होता है। तो मैं इंडिविजुअल में सिलेक्ट करके आगे प्रोसीड कर रहा हूँ। जो मैक्सिमम लोगों का इंडिविजुअली होता है। अगर आप हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के हिस्सा हो या फिर इंडिविजुअल और HUF में नहीं आते हैं, देन अदर्स में सिलेक्ट करके प्रोसीड करना है। देन इंडिविजुअल को क्लिक करके मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूँ कंटिन्यू पे। ओके, कंटिन्यू में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा है कि आपको ITR सिलेक्ट करना है, कौन सा ITR आपको लगाना है। और सेशन टाइमर देखते जाओ आप, सेशन टाइमर ऑटोमेटिकली 40 मिनट्स में जा रहा है एवरी क्लिक पे। ओके, तो यहाँ पे आपको ITR सिलेक्ट करना है। जैसे कि ऑनलाइन फिलिंग में ओनली ITR 1 एंड ITR 4 अभी ऑपरेटिव है, तो मैं ITR 1 का रिटर्न लगाने जा रहा हूं, तो ITR 1 पे क्लिक करेंगे और ITR 1 को सिलेक्ट करके आगे प्रोसीड करना है। ओके, तो जैसे कि ITR 1 किस किस पे एप्लीकेबल होता है ये जानना भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। पर अगर आपको इनकम 50 लाख से ज़्यादा है देन आप ITR 1 फाइल नहीं कर सकते हो। ओके, और वैसे यहाँ पे ब्रीफली कुछ लिखा हुआ भी है, 50 लाख का इनकम अगर है तो आप नहीं कर सकते हो। अगर आप सैलरी इनकम है आपका देन आप कर सकते हो, पर अगर 50 लाख से ज़्यादा है तो भी आप इस ITR 1 से आप अपना रिटर्न नहीं लगा सकते हो। एग्रीकल्चरल इनकम भी अगर 5000 से ज़्यादा है तो भी आपको ITR 1 फाइल करने नहीं दिए जाएंगे। ओके, और अगर आपका एक हाउस प्रॉपर्टी से इनकम आ रहा है देन ठीक है ITR 1 फाइल कर सकते हो, पर एक से ज़्यादा हाउस प्रॉपर्टी से अगर आपका कुछ इनकम्स आ रहे हैं देन आपको ITR 1 फाइल नहीं करना है, आपको दूसरा फॉर्म में जाना है। ओके, सो मैं यहाँ पे शॉर्टली इसको एंड करता हूँ और ITR 1 में एज्यूम कर रहा हूँ आपका 50 लाख के नीचे है आपका इनकम और मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूँ और ये कंडीशंस मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया है। ओके, सो प्रोसीड विद ITR 1 में क्लिक करेंगे। ITR 1 का जो 3 प्रोसेस स्टेप्स आपको दिखाया जा रहा है, वैलिडेट योर रिटर्न्स, ब्रेकअप, प्रीफिल्ड आएगा, वो फॉर्म 26S से आएगा। ओके, तो अगर आपको फॉर्म 26S डाउनलोड करना नहीं आता है तो आप फॉर्म 26S यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। जैसे कि आपको इनकम टैक्स रिटर्न में क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पे जाना है व्यू फॉर्म 26S में क्लिक करने से आपको फॉर्म 26S मिल जाएगा एंड आप
वो डाउनलोड करके रख लीजिएगा, ताकि आपका जो फॉर्म 16 का डेटा आ रहा है और फॉर्म 26S का डेटा आ रहा है वो मैच हो जाए। वैलिडेट योर रिटर्न्स, कंफर्म योर रिटर्न समरी और वेरीफाई एंड सबमिट योर रिटर्न, ये 3 स्टेप्स आपको दिख रहा है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड में क्लिक करके मैं आगे प्रोसीड करता हूँ। तो लेट्स गेट स्टार्टेड में करने के बाद ये क्वेश्चनरी आपको दिख रहा है। देन क्वेश्चनरी में आपको लिखा हुआ है कि आर यू फाइलिंग द इनकम टैक्स रिटर्न फॉर एनी ऑफ द फॉलोइंग रीज़न, कौन सा रीज़न के लिए आप इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करने जा रहे हो। ये सब क्वेश्चनरीज इसीलिए बनाए गए हैं कि नया पोर्टल में, ताकि जो टैक्स पेयर हैं वो गलती ना करें। ओके, और कुछ अनइंटेंशनली गलती हो जाता था पुराना वेबसाइट में, वो रिजॉल्व हो जाए। ओके, सो यहाँ पे आपको दिख रहा है क्वेश्चनरी, फर्स्ट क्वेश्चनरी, टैक्सेबल इनकम इज़ मोर देन बेसिक एग्जेम्पशंस लिमिट। सो बेसिक एग्जेम्पशंस लिमिट जो है इनकम टैक्स स्लैब का 2,50,000 से ज़्यादा होने से आपको रिटर्न लगाना है। देन अगर आपको ये बेसिक एग्जेम्पशंस लिमिट के ऊपर आपका इनकम है, देन आपको यहाँ पे क्लिक करके आके प्रोसीड करना है। और अगर आपका कोई 139 सबसेक्शन 1 के 7 प्रोवाइसो के नेक्स्ट पॉइंट क्या है, फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम ड्यू टू फुलफिलिंग एनी वन और मोर विलो मेंशन कंडीशंस। ये 3 कंडीशन से अगर कोई भी एक कंडीशंस आपके ऊपर लागू होता है तो आप रिटर्न लगा रहे हो, तो फिर यहाँ पे आपको इस बटन पे क्लिक करना होगा। 3 कंडीशंस क्या है, डिपॉजिटेड अमाउंट और एग्रीगेट ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग ₹1 करोड़ इन वन और मोर करेंट अकाउंट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। यानी कि प्रीवियस ईयर बोले तो 2020 का अप्रैल महीना से 2021 का मार्च तक अगर आपने 1 करोड़ या 1 करोड़ से ज़्यादा किसी भी करेंट अकाउंट में एक या एक से ज़्यादा अकाउंट में जमा किया है, तो आपके ऊपर ये 139 सबसेक्शन 1 एप्लीकेबल हो रहा है। देन आपको यहाँ पे क्लिक करना है। इनकम एक्सपेंडिचर ऑफ एन अमाउंट एग्रीगेट ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 2 lakhs फॉर ट्रैवल टू ए फॉरेन कंट्री। फॉरेन कंट्री में आप और आपका फैमिली के किसी भी पर्सन के लिए अगर आप खर्चा किए हो 2 लाख, देन आपको इस बटन पे क्लिक करके आगे बढ़ना है। और इनकम एक्सपेंडिचर ऑफ अमाउंट और एग्रीगेट ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 1 लाख ऑन कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। अगर आप 1 लाख से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी बिल दे रहे हो, देन तो भी ये कंडीशन आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा। तो ये सब कंडीशंस देख लीजिएगा। अगर ये सब कंडीशंस आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं हो रहा है, आपका टैक्सेबल इनकम जो है वो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज़्यादा हो रहा है, देन आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अगर आपका टैक्सेबल इनकम जो है बेसिक एग्जेम्पशंस लिमिट से भी क्रॉस नहीं हो रहा है, फिर भी आप वॉलंटरीली रिटर्न लगाना चाहते हो ड्यू टू सम रीज़न, आपका कुछ अदर्स रिक्वायरमेंट के लिए, देन आपको यहाँ पे अदर्स पे क्लिक करके आगे कंटिन्यू करना है। जैसे कि मेरा केस में टैक्सेबल इनकम बेसिक एग्जेम्पशंस लिमिट से ज़्यादा है, देन मैं यहाँ पे फर्स्ट वाला ऑप्शन में टिक करके आगे प्रोसीड कर रहा हूँ। देन कंटिन्यू में मैं क्लिक करूँगा और नया पेज आपको देखने को मिलेगा अभी। सो नया पेज में जाने के बाद आपको अभी दिख रहा है कि एक मैसेज पॉपअप हो रहा है, वी हैव प्रीफिल्ड योर रिटर्न बेस्ड ऑन योर इन्फॉर्मेशन अवेलेबल विद द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, प्लीज़ कंफर्म दैट द डिटेल्स इन ईच सेक्शन आर करेक्ट एंड करेक्ट टू प्रोसीड। तो अभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या किया, आपका जो भी पुराना जो डेटा है, आप जो रिटर्न फाइल कर रहे थे, तो पुराना आपका एड्रेस हो गया, नाम हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, मेल ID हो गया, वो सब डेटा प्रीफिल्ड कर दिया है। आपका पुराना जो बैंक अकाउंट आपने रजिस्टर किया था, सो सब डेटा प्रीफिल्ड हो गया है। तो ये सब डेटा बोल रहे कि थोड़ा आप चेक कर लीजिएगा। अगर आपको कुछ भी गलती लगता है, कुछ भी चेंजेस करना है, देन आप एडिट करके उसको चेंज कर सकते हो और करेक्ट कर सकते हो। तो मेक श्योर अगर आपको कुछ चेंजेस करना है ये सब में, तो आप चेंज कर लीजिएगा। जनरली करना नहीं होता है, फिर भी आप अगर अपना मोबाइल नंबर और मेल ID चेंज करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। ओके, तो ओके में क्लिक करके मैं आगे प्रोसीड हो रहा हूँ। आगे प्रोसीड होने के बाद यहाँ पे आपको दिख रहा है, फर्स्ट में हम लोगों को दिख रहा था 3 स्टेप वैलिडेट रिटर्न करना है। अब हमें दिख रहा है यहाँ पे और 5 स्टेप। ठीक है, तो 5 स्टेप में क्या आ रहा है, 5 स्टेप में फर्स्ट स्टेप आ रहा है पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ग्रॉस टोटल इनकम, टोटल डिडक्शंस, टैक्सेस कितना पेमेंट किया आपने और टैक्स लायबिलिटी आप पे कितना बन रहा है या फिर आपको रिफंड मिल रहा है। ओके, सो बेसिकली यहाँ पे आपको दिख रहा है कि लेट्स गेट स्टार्टेड का बटन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, और यहाँ पे ओनली पर्सनल इन्फॉर्मेशन का जो विंडो है ये आपको इंटरफेस दिख रहा है कि यही काम कर रहा है। ओके, और बाकी बंद हो गया है। तो एक्चुअली क्या है,
एक एक करके आगे बढ़ने देगा इनकम टैक्स इंडिया gov.in का पोर्टल। तो आप जब एक कंप्लीट कर दोगे देन दूसरा वाला ऑटोमेटिकली खुल जाएगा। सो यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन का जो टैब है यहाँ पे आपको दिख रहा है एसएससी का नाम, ओके, पैन नंबर, डेट ऑफ बर्थ सब कंफर्म कर लीजिएगा, आधार नंबर की सब सही है कि नहीं है। अगर सही है तो आपको कुछ नहीं करना है, आगे प्रोसीड करना है। कॉन्टैक्ट डिटेल्स यहाँ पे दिख रहा है और इसमें से अगर आपको कुछ चेंजेस करना है देन आप चेंज करके आगे प्रोसीड कर सकते हो। ओके, सो नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में अभी हम लोग को क्लिक करना होगा, क्लिक करके देखना होगा कौन सा नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट मेरे ऊपर एप्लीकेबल हो रहा है। तो जनरली हम लोग जो कर रहे हैं तो ITR 1 वो सैलरीड इनकम जो है उसके लिए कर रहे हैं। और अगर आपका स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट से है तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट सिलेक्ट कर लेना है। और अगर आप PSU से पे करते हो तो PSU का सिलेक्ट कर ले। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट PSU में नहीं आते हो, प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे हो, देन आपको अदर्स में सिलेक्ट करके आगे प्रोसीड करना है। वैसे ये डेटा ऑलरेडी प्रीफिल्ड था कि मेरा जो लास्ट फाइलिंग का जो मैंने डेटा डाला था उससे प्रीफिल्ड हो गया था। सो आपको यहाँ पे कुछ करना भी नहीं होता है। तो फाइलिंग सेक्शंस में जाके आपको दिख रहा है यहाँ पे फील्ड अंडर सेक्शन 130 सबसेक्शन 1, ठीक है। 139 सबसेक्शन 1 क्या होता है, आप जब रिटर्न लगाते हो ऑन और बिफोर ड्यू डेट देन आपको यहाँ पे 139 सबसेक्शन 1 के तहत आपको रिटर्न लगाना होता है। वैलिडेट रिटर्न 139.4, 139.5 में रिवर्स रिटर्न लगाना होता है। और आफ्टर कंडोनेशन ऑफ डिले में आपको 119 सबसेक्शन 2 क्लॉज B पे आपको क्लिक करके आगे प्रोसीड करना होता है। तो जैसे कि मैं ऑन और बिफोर ड्यू डेट का रिटर्न लगा रहा हूँ तो ये ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड है। और फाइल्ड इन रिस्पॉन्स टू नोटिस अंडर सेक्शन जो है इस पर आपको तभी क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने से आपको क्या होता है, यहाँ पे जैसे कि आपको दिख रहा है कि कोई नोटिस वगैरह अगर आपके पास आया है तो वो नोटिस में सेक्शन मेंशन हुआ रहेगा, ठीक है। 139 सबसेक्शन 9 हो सकता है, 142 सबसेक्शन 1 हो सकता है। तो अगर नोटिस के तहत आप रिटर्न लगा रहे हो तो यहाँ पे जो नोटिस आया है, जो सेक्शंस के तहत आपके नोटिस आया है वो सेक्शंस आपको सिलेक्ट करके आके प्रोसीड करना होता है। जैसे कि मेरे केस में कोई नोटिस वगैरह नहीं है देन मैं क्या कर रहा हूँ, फाइल्ड अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 जो है कि ऑन और बिफोर ड्यू डेट उसको क्लिक करके आगे प्रोसीड कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा ये कॉन्सेप्ट। तो अभी सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ओके, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे क्या है, आर यू ऑप्टिंग फॉर न्यू टैक्स रिजिम अंडर सेक्शन 115 BAC। सो क्या है, अगर आप नया टैक्स रिजिम में आपको रजिस्टर करना चाहते हो या फिर आप नया टैक्स रिजिम जो है उसके तहत आप अपना रिटर्न लगाना चाहते हो देन आपको येस करना है। और अगर आप पुराना रिजिम को फॉलो करके आगे आप पढ़ना चाहते हो और पुराना रिजिम को फॉलो करके अपना रिटर्न लगाना चाहते हो देन आपको नो पे क्लिक करके जाना है। तो यहाँ पे समझने वाली बात ये है, अगर आप अपना इनकम टैक्स का रिटर्न जो है वो नया रिजिम में कर रहे हो देन ऑलरेडी उस नया रिजिम के हिसाब से आपने ऑलरेडी अपना एम्प्लॉयर को डेटा प्रोवाइड कर चुका होगा। अगर आप पुराना रिजिम के हिसाब से अपना डेटा प्रोवाइड किया होते हैं वो आपको फॉर्म 16 देख के ही समझ में आ जाएगा। बेसिकली क्या होता है, नया रिजिम में बहुत सारा डिडक्शंस आपको नहीं मिलता है, बहुत सारे एग्जेम्पशंस नहीं मिलता है। जैसे कि आपको HRA का एग्जेम्पशन नहीं मिलता है, हाउस रेंट अलाउंस जो है, LTA का अलाउंस बेनिफिट्स आपको नहीं मिलेगा। और चैप्टर 6A के डिडक्शंस में जैसे कि आपका लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेमेंट करना हो गया, उसके बाद प्रोविडेंट फंड, डोनेशन एसेट्रा एसेट्रा जो है वो सब बहुत सारे बेनिफिट्स आपको नहीं मिलने वाले। तो मैं जो है कि अपना जो रिटर्न लगाने वाला हूँ तो पुराना रिजिम के हिसाब से लगा रहा हूँ। तो नो पे क्लिक करके मैं आगे प्रोसीड करता हूँ। यहाँ पे एडिट रिस्पॉन्स कर सकते हो आप, जो कि हम लोगों ने पहले डाला था कि हम लोग रिटर्न फाइल कर रहे हैं, एग्जेम्पशंस लिमिट जो है वो हमारा एक्सीड हो रहा है, बेसिक एग्जेम्पशंस लिमिट। सो यहाँ पे आप उसको चेंज भी कर सकते हो। तो यहाँ पे मुझे कुछ चेंज नहीं करना है, आगे प्रोसीड करना है। मैं आशा करता हूँ कि नया रिजिम का जो मैंने ब्रीफली बताया है वो आपको समझ में आ गया होगा। तो नीचे आने के बाद आपको बैंक डिटेल यहाँ पे दिख रहा है। तो मेरा बैंक डिटेल ऑलरेडी यहाँ पे रजिस्टर्ड है। अगर आप अपना नया बैंक ऐड करना चाहते हो तो यहाँ पे ऐड अनदर में क्लिक करके आप आगे प्रोसीड कर सकते हो। और यहाँ पे दिखा रहा है कि रिफंड विल नॉट बी ट्रांसफर्ड टू द बैंक अकाउंट अनलेस इट इज़ प्री वैलिडेटेड। तो यहाँ पे मेरा वाला अकाउंट यहाँ पे वैलिडेटेड दिखा रहा है, तो आई डोंट नीड टू टेक टेंशन फॉर दिस। ओके, सो मुझे यहाँ पे अब आगे प्रोसीड करना है तो नीचे आना है, आके मुझे कंफर्म में क्लिक करना है। तो मैं यहाँ पे कंफर्म में क्लिक करता हूँ।
कंफर्म में क्लिक करने के बाद जैसे कि आपको अभी दिख रहा है एक नया विंडो और यहाँ पे आ रहा है लेट्स गेट स्टार्टेड से अभी चेंज होके दिखा रहा है इट्स गुड कीप गोइंग, यानी कि मेरा फर्स्ट जो टैब है वो मैंने ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया है। ओके, और नेक्स्ट टैब में हम लोग को जाना है और नेक्स्ट टैब खुल गया है ग्रॉस टोटल इनकम का। ओके, सो जैसे कि आपको यहाँ पे ग्रॉस टोटल इनकम का टैब खुल गया है तो यहाँ पे आपको सिंपली क्लिक करना है और आपका जो भी डिटेल्स है वो आपको यहाँ पे भरना है फॉर्म 16 के जो डेटा है उसके हिसाब से। ग्रॉस टोटल इनकम में क्लिक करने के बाद जैसे कि आपको अभी दिख रहा है एक और क्वेश्चनरी का जो सीरीज़ है वो ओपन हो गया है। तो यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है आर वी एलिजिबल टू क्लेम एग्जेम्पशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन कॉस्ट ऑफ ट्रेवल ऑन टूर और ट्रांसफ़र। सो अगर आप कोई भी एग्जेम्पशंस क्लेम कर रहे हो अंडर सेक्शन 10 तो वो यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है क्वेश्चनरी। अगर आप येस करते हो देन आपको अमाउंट पूछा जाएगा कितना अमाउंट खर्चा किए हो, और यहाँ पे आपको रेफर सेक्शंस भी दिया जा रहा है तो यहाँ पे इस सेक्शन में क्या है डिटेल में आप समझ सकते हो। ओके, अगर नहीं है तो नो क्लिक करके आगे प्रोसीड करना है। ओके, तो नेक्स्ट वाला जो है स्पेशल कंपेंसेटरी अलाउंस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, हॉस्टल अलाउंस एक्सेट्रा। तो अगर आपका जो एम्प्लॉयर कुछ अलाउंसेस आपको दे रहे हैं जो है कि चिल्ड्रन का एजुकेशन के लिए अलाउंसेस आपको मिल रहा है देन वो अलाउंसेस आपका सैलरी से एग्जेम्प्ट हो जाता है, यानी कि आपका जो ग्रॉस सैलरी होता है उससे वो माइनस हो जाएगा। ठीक है, डिडक्ट होके आएगा। तो ये एग्जेम्पशंस आप क्लेम कर सकते हो। अगर आपको कुछ ऐसा अलाउंसेस मिल रहा है देन आप वो अलाउंसेस का डिटेल आप अपना फॉर्म 16 में देख सकते हो। वैसे मैं आगे जाके देखने वाला हूँ। ओके, तो अगर वो एप्लीकेबल होगा देन वो आप एक्सेप्शन के तहत सेक्शन 10 के तहत आप वो क्लेम कर सकते हो और वो अपना टोटल इनकम जो है वो कम हो जाएगा क्योंकि ग्रॉस टोटल इनकम से वो डिडक्ट हो जाएगा। ओके, देन नेक्स्ट आ रहा है आर यू एलिजिबल टू क्लेम एग्जेम्पशन इन रिस्पेक्ट ऑफ हाउस रेंट अलाउंस। अगर आपको HRA का अलाउंसेस मिल रहा है देन अगर HRA का अलाउंस आप लेना चाहते हो देन सेक्शन 13A में वो होता है और वो रूल भी दिया हुआ है, यहाँ पे रूल भी पढ़ सकते हो। तो अगर ऐसा कुछ है तो आप यहाँ पे यस या नो के साथ आगे प्रोसीड कर सकते हो। नीचे आगे LTA लीव ट्रेवल अलाउंस जो है कि आपको दिया जाता है आपका फैमिली या फिर आप खुद अगर कोई टूर पे जा रहे हो तो उसका जो अलाउंसेस होता है वो आप अपना एक्सेम्पशन के हिसाब से वो अपना ग्रॉस टोटल इनकम से वो डिडक्ट करवा सकते हो। उसका भी रूल्स वगैरह है वो डिटेल में मैं जा नहीं रहा हूँ। ओके, और बाकी आर यू एलिजिबल टू क्लेम एनी अदर एक्सेम्पशन फ्रॉम सैलरी इनकम। अगर कोई दूसरा एक्सेम्पशन आप लेना चाहते हो जो यहाँ पे लिस्टेड नहीं है, जैसे कि डिफेंस वालों का बहुत सारा एक्सेम्पशंस होता है जो कि यहाँ पे मुझे दिख नहीं रहा है क्वेश्चनरीज में। ओके, तो अगर आप डिफेंस, आर्मी, BSF ये सब से बिलोंग करते हो तो डिफेंस का अलग कुछ एक्सेम्पशन होता है वो भी मैं आगे चल के ब्रीफली बताऊँगा। ओके, सो ये सब करके आपको कंटिन्यू में क्लिक करना है या फिर स्किप द क्वेश्चंस क्लिक करना है। तो मैं स्किप द क्वेश्चंस क्लिक कर रहा हूँ बिकॉज स्किप द क्वेश्चंस क्लिक करने से आपको और भी कुछ एक्सेम्पशंस है वो आपको दिख जाएगा और वो मैं ब्रीफली आपको बता दूंगा। ओके, सो स्किप द क्वेश्चंस में क्लिक करता हूँ और यहाँ पे यस में क्लिक कर लेता हूँ। सो हेलो फ्रेंड्स, तो जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पे वेरीफाई योर इनकम सोर्स डिटेल्स उसका हेडिंग है। ओके, और यहाँ पे आपको ग्रॉस सैलरी में कुछ मैसेज दिख रहा है रेड मार्क जो लाइन से यहाँ पे लिखा हुआ है अमाउंट ऑफ ग्रॉस सैलरी डिक्लेयर्ड इन शेड्यूल सैलरी इज लेस देन द अमाउंट ऑफ ग्रॉस सैलरी डिक्लेयर्ड इन शेड्यूल TDS 1। सो शेड्यूल TDS 1 और ग्रॉस सैलरी डिक्लेयर्ड हुआ था प्रीवियस जो प्रीफिल्ड डेटा से वो बोल रहा है कि मैच नहीं हो रहा है। तो बेसिकली नया जो पोर्टल है उसमें भी बहुत सारा चीज़ें अपडेट होने को है, बहुत सारा डेटा अपडेट होने को है, तो इसीलिए शायद दिखा रहा है। तो मैं सिंपली इसको इग्नोर करूँगा और इग्नोर करके मैं आगे प्रोसीड करने का कोशिश करता हूँ। ओके, और यहाँ पे एक्सेम्प्ट अलाउंसेस आपको दिख रहा है, नेट सैलरी दिख रहा है। तो जैसे कि मैंने बोला था जो भी आपको सैलरी मिलता है ग्रॉस सैलरी उससे आपको अलाउंसेस मिल रहा था। उस टाइम में हम लोगों ने क्वेश्चनर इसमें डिस्कस किया था कि आपको HRA का हो गया, आपको अगर चिल्ड्रंस का एजुकेशन का अलाउंसेस मिल रहा था वो आप अगर क्वेश्चनर्स में आप सिलेक्ट करके अपना अमाउंट डाल देते तो यहाँ पे आपको यहाँ पे निगेटिव फिगर में दिखता था और ग्रॉस सैलरी से ये माइनस होकर नेट सैलरी में आ जाता था। ओके, सो बेसिकली हम लोगों ने क्वेश्चनर्स में कुछ नहीं किया था तो इसलिए कुछ नहीं आ रहा है। हम लोग मैन्युअली सिलेक्ट करेंगे अपना अलाउंसेस का टैब और वो सिलेक्ट करके आगे प्रोसीड करेंगे और अपना रिटर्न लगाएंगे। ओके, सो यहाँ पे एडिट पे क्लिक करना है सिंपली आपको और
एडिट में क्लिक करने के बाद आपको दिख रहा है यहाँ पे ग्रॉस सैलरी है। ग्रॉस सैलरी क्या होता है? सैलरी एज पर सेक्शन 17 सबसेक्शन 1, वैल्यू ऑफ परक्यूजिट एज पर सेक्शन 17 सबसेक्शन 2, प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी एज पर सेक्शन 17 सबसेक्शन 3। तो ये सब डिटेल अभी हम लोग जो डालेंगे फॉर्म 16 से डालेंगे। तो फॉर्म 16 आपको रेडी रखना है। आपको फॉर्म 26A से फॉर्म 16 का डेटा वेरीफाई कर लेनी है। ओके, और आपका जो भी डिडक्शंस हैं, जैसे कि आप LIC का जो प्रीमियम का पेमेंट किए हो उसका डिटेल आपको रेडी रख लेनी है अमाउंट। और अगर आपने कुछ हाउस ऑक्यूपाई करने के लिए हाउस लोन लेके रखा है, देन हाउस लोन जो बैंक से लिए हो आप वहाँ से आप इंटरेस्ट सर्टिफिकेट ले लिए, क्योंकि इंटरेस्ट का आप डिडक्शन स्लिप करने वाले हो। और प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का ब्रेकअप मिल जाता है आपका, जो भी बैंक आपको लोन प्रोवाइड करे, तो वहाँ से वो डिटेल कलेक्ट कर लेना। तो वहाँ से डिटेल कलेक्ट करने से आपको मिल जाएगा वो सब डेटा, और सब डेटा मिलने के बाद वो सब डेटा आपका रिटर्न फिलिंग प्रोसेस में आपको काम आएंगे। और आपका सेविंग्स बैंक अकाउंट में कितना इंटरेस्ट मिल रहा है वो सब डेटा भी आप कलेक्ट कर लीजिएगा, कैलकुलेट कर लीजिएगा कितना इंटरेस्ट आ रहा है, क्योंकि वो सब डेटा भी आपको आगे चल के काम में आने वाले हैं। ओके, सो मैं सिंपली यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ मेरा फॉर्म 16। यहाँ पे नीचे आएंगे तो आपको कैलकुलेशंस मिल जाएगा जो कि मेरा काम में आने वाला है अभी। सो ये वाला पार्ट है, पहले हम लोगों ने देखा था फॉर्म 16 का पार्ट ए, और ये वाला है पार्ट बी। तो पार्ट बी आपको चाहिए, वो अगर आपके पास नहीं है देन आपका एम्प्लॉयर से कलेक्ट कर लीजिएगा, और इसमें आपको सब ब्रेकअप के साथ मिलेगा, जो है कि हम लोगों को इनकम टैक्स का रिटर्न फिलिंग का प्रोसेस जो है उसको ईजी कर देता है। सो पार्ट बी में सेम एम्प्लॉयर का डिटेल और एम्प्लॉयर का डिटेल यहाँ पे दिख रहा है, और पेन 10 आपको दिख रहा होगा। सो नीचे आएंगे, और नीचे आने के बाद आपको दिख रहा है यहाँ पे ग्रॉस सैलरी। ओके, वेदर ऑप्टिंग फॉर टैक्सेशन अंडर सेक्शन 115 BAC, जैसे कि मैंने आपको पहले बोला था, अगर आप सैलरीड एम्प्लॉई हो और आप ऑलरेडी अपना जो इनकम टैक्स डिक्लेरेशन कर चुके हो एम्प्लॉयर को, तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि वेदर यू आर ऑप्टिंग व्हिच सेक्शन। सो अगर आप 115 BAC को सिलेक्ट किए थे तो 115 BAC के हिसाब से वो कैलकुलेशंस करके आपको ये देंगे डेटा बना के। जैसे कि मेरे केसेस में 9 था, वो मैंने पहले भी सिलेक्ट किया था 9, तो यहाँ पे भी आपको फॉर्म 16 में भी आपको दिख रहा है कि मेरा जो एम्प्लॉयर है वो नया जो टैक्स रिजिम है उसको फॉलो नहीं करके पुराना टैक्स रिजिम के हिसाब से मेरा कैलकुलेशंस किया है और डिडक्शंस किया है। आपको नीचे आना है, नीचे आके देखना है यहाँ पे ग्रॉस सैलरी आपको कितना है। सैलरी एज पर प्रोविजन कंटेंट इन सेक्शन 17(1) वो डिटेल मुझे चाहिए। जैसे कि यहाँ पे मुझे वो वाला डेटा डालना है 17 सबसेक्शन 1, तो यहाँ पे सिंपली मैं ये वाला डेटा डाल देता हूँ 727597। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 727597। ओके, नेक्स्ट है वैल्यू ऑफ परक्यूजिट। अगर आपको आपका एम्प्लॉयर कुछ भी परक्यूजिट प्रोवाइड करते हैं देन वो परक्यूजिट का जो अमाउंट है वो एज ए पार्ट ऑफ सैलरी आपको माना जाता है। देन मेरा केसेस में अगर कुछ है तो यहाँ पे 00 है तो मैं 00 डाल रहा हूँ। और नेक्स्ट प्रॉफिट्स इन लिeu ऑफ सैलरी अंडर सेक्शन 17 सबसेक्शन 3। ओके, तो ये भी मेरे लिए 00 है, तो यहाँ पे दोनों में मैं 00 डाल के आगे प्रोसीड कर रहा हूँ। अगर आपका केसेस में कुछ अमाउंट आ रहा है तो आप वो अमाउंट डाल के आगे प्रोसीड कीजिएगा। ओके, सो यहाँ पे 00 डालने के बाद आपका ये पार्ट ख़त्म हो गया है। तो ग्रॉस सैलरी का पार्ट आपने ख़त्म कर दिया है। तो परक्यूजिट्स का अमाउंट अगर आपका सैलरी में एप्लीकेबल है तो वो वाला अमाउंट ज़रूर डालिएगा। मैं यहाँ पे 0 डाला हूँ क्योंकि मेरा इस फॉर्म 16 में ये 0 है। ठीक है, फॉर्म 16 का हिसाब से मैं रिटर्न लगा रहा हूँ। ठीक है, मेक श्योर कि अगर आपका कुछ भी अमाउंट आ रहा है तो ये अमाउंट आप डालेंगे। तो फ्रेंड्स, ग्रॉस सैलरी का डेटा डालने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा लेस एग्जेम्प्ट अलाउंसेस का। तो अलाउंसेस के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी क्वेश्चनरीज में बहुत सारा अलाउंसेस के बारे में डिस्कस भी किया था, और कुछ अलाउंसेस मिस भी हो गया था। ओके, तो जो मिस हो गया तो यहाँ पे कवर हो जाएगा। अगर आपका कुछ भी अलाउंसेस है वो क्वेश्चनरीज में नहीं दिख रहा था देन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और नीचे अगर आप आओगे देन यहाँ पे आपको दिख रहा है नेट सैलरी। ओके, सो यहाँ पे स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑटोमेटिकली ले लिया 50,000, और एंटरटेनमेंट अलाउंस अंडर सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 जो है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के केस में ये एप्लीकेबल होता है। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो तो, और स्टार्टिंग में आप गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट सिलेक्ट कर चुके होते हैं, यहाँ पे आपको ये टैब खुला हुआ रहेगा, नहीं तो ये डिसेबल करके रखता है। और प्रोफेशनल टैक्स अंडर सेक्शन 16 सबसेक्शन 3, तो ये टैब खुला हुआ है, वो मेरे केसेस में एप्लीकेबल होने वाले, तो यहाँ पे ये खुला हुआ है। ओके, सो यहाँ पे नेचर एंड
ऑफ एग्जेम्प्ट अलाउंसेस के बारे में डिस्कस करते हैं। लीव ट्रैवल कंसेशन मैंने ऑलरेडी बोला था कि आप टूर में जाते हो तो उसका जो खर्चा करते हो वो पैसा आपको एग्जेम्पशन मिल जाता है, और वो कुछ रूल्स भी हैं, रूल्स फॉलो करके आपको एग्जेम्पशंस लेना है। रिम्यूनरेशन रिसीव्ड एज एन ऑफिशियल बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड ऑफ एन एम्बेसी, हाई कोर्ट, हाई कमीशन। तो अगर ऐसा कुछ अलाउंसेस है तो ये इस सेक्शन के तहत हो जाता है। और भी जैसे कि सेक्शन 10 सब सेक्शन 7 के बारे में आपको दिख रहा है, अलाउंसेस और परक्विजिट। देन सेक्शन 10 सब सेक्शन 10 वो है कि डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेचुइटी अगर मिलता है किसी भी एम्प्लॉयज़ को, देन वो आपको एग्जेम्पशंस के तहत वो अमाउंट डाल देनी है और आपका इनकम को रिड्यूस कर लेनी है। ओके, यहाँ पे 10A भी दिख रहा है। और उसके बाद अर्न लीव एनकेशमेंट ऑन रिटायरमेंट, अगर रिटायरमेंट के टाइम में आप अपना जो भी लीव जमा हुआ था वो एनकेश कर रहे हो, वो भी सैलरी के पार्ट ही रहता है। वो आपका ऊपर वाला जो सेक्शन है ना, सेक्शन 17 सब सेक्शन 1 ग्रॉस सैलरी एज पर सेक्शन 17 सब सेक्शन 1, वो वाला पार्ट में आ जाएगा। वो आपका ग्रॉस सैलरी ज़्यादा हो जाएगा तो आपको ग्रॉस सैलरी कम करना है, क्या करके, एग्जेम्पशंस क्लेम करके। तो यहाँ पे आपको एग्जेम्पशंस क्लेम करके वो सब डिटेल भर लेनी है और यहाँ पे वो अमाउंट और डाल दोगे। और अगर आपके केसेस में बहुत सारे एग्जेम्पशंस है, लाइक 2 और 3, एक एग्जेम्पशंस डालने के बाद दूसरा एग्जेम्पशंस आपको यहाँ पे डालना होता है। तो मैं फिर से जाऊँगा मेरा फॉर्म 16 में देखने के लिए कि मेरे केस में क्या क्या एग्जेम्पशंस एप्लीकेबल हो रहा है। तो मेरा फॉर्म 16 आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो एज़ पर सेक्शन 17 मैंने सब डेटा डाल दिया है, अपना सैलरी के पार्ट जो भी है। और नीचे आ रहा है अलाउंसेस टू द एक्सटेंट एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10। तो सेक्शन 10 के तहत जो भी हमको एग्जेम्पशंस मिलने वाली है वो यहाँ पे दिख रहा है। तो थोड़ी देर पहले आपको दिख रहा था ट्रैवल कंसेशंस जो है कि सेक्शन 10 सब सेक्शन 5 वाला, वो मेरा 00 है। डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेचुइटी अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 10 वो 00 है। आपके केसेस में कुछ आ रहा है तो आपका फॉर्म 16 में वो दिख जाएगा। उसके बाद कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 10 है, वो भी मेरे केसेस में 00 है। कैश इक्विवेलेंट ऑफ लीव सैलरी एनकेशमेंट अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 10A मैंने कुछ लीव एनकेशमेंट भी नहीं किया था इस केसेस में, तो यहाँ पे आपको 00 दिख रहा होगा। ओके, तो मेरा जो एसएससी है वो सेक्शन 10 सेक्शन 13A के तहत हाउस रेंट अलाउंसेस का एग्जेम्पशंस क्लेम कर रहे हैं और उनका अमाउंट आ रहा है 40,177, जो एक ऑटोमेटिकली कैलकुलेटेड होके आ रहा है अपना फॉर्म 16 का डेटा में। तो ये वाला डेटा मेरे को डालना होगा ये इनकम टैक्स का वेबसाइट में जाके। तो इनकम टैक्स का वेबसाइट में जाके मैं यहाँ पे एग्जेम्पशन सेक्शन में अपना सेक्शन ढूंढ लेता हूँ, सेक्शन 10 सब सेक्शन 1013A। तो यहाँ पे 1013A जो है यहाँ पे आपको ऊपर दिख रहा होगा, ये मैं सेलेक्ट कर लिया। और भी बहुत सारा एग्जेम्पशंस यहाँ पे है, वो आप स्क्रॉल डाउन करके देख सकते हो। तो यहाँ पे अलाउंसेस टू मीट एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन हाउस रेंट। सो मेरा केसेस में अमाउंट कितना आ रहा है 40,177, तो यहाँ पे मुझे 40,177 डाल देनी है और आगे प्रोसीड करना है। अगर आपके पास और भी एग्जेम्पशंस है तो आपको यहाँ पे क्लिक करके आगे प्रोसीड करना है। तो मेरा एसएससी के केस में शायद और नहीं है, फिर भी कंफर्म कर लेते नीचे आके। तो ये नीचे आओगे आप, तो नीचे आने के बाद आपको दिख रहा है अमाउंट ऑफ एनी अदर एक्सेप्शन अंडर सेक्शन 10, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है। तो अगर यहाँ पे जो एग्जेम्पशंस है यहाँ पे लिस्ट दिया हुआ है, इस लिस्ट में भी अगर आपका एग्जेम्पशन लिस्टेड नहीं है, ठीक है, ओके, तो आप एनी अदर में क्लिक करके भी आप ऐड कर सकते हो। जैसे कि मैंने डिफेंस का जो एम्प्लॉइज़ है उनके बारे में पहले बताया था, तो यहाँ पे क्लिक करके आप ऐड कर सकते हो। तो मेरा केसेस में मेरा एग्जेम्पशन सब ख़त्म हो गया है, जो भी है मैंने ले लिया है। टोटल अमाउंट ऑफ एनी अदर एग्जेम्पशंस में मेरा 0 आ रहा है, मेरा कुछ अलग एग्जेम्पशन नहीं है, ओनली HRA का एग्जेम्पशन था। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है टोटल अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन क्लेम अंडर सेक्शन 10 40,177 और टोटल अमाउंट ऑफ सैलरी रिसीव्ड फ्रॉम करंट एम्प्लॉयर ये हो गया अभी 687,420। ओके, 687,420 आपको दिख रहा है। तो चेक कर लेते हैं अपना अमाउंट मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यहाँ पे नेट सैलरी का अमाउंट भी मैच हो रहा है 687,420। ओके, तो 687,420 वाला जो डेटा है ये आपको यहाँ पे दिख रहा है, दोनों मैच हो रहा है। अब स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 16(1)(a), तो ये 50,000 है। तो नीचे आप आओगे तो ऑटोमेटिकली प्रीफिल्ड मिलेगा ये वाला डेटा, ये प्रीफिल्ड मिल रहा है 50,000। एंटरटेनमेंट अलाउंसेस आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा, जैसे कि मेरे एसएससी के केस में एप्लीकेबल नहीं होगा क्योंकि वो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं। तो प्रोफेशनल टैक्स अंडर सेक्शन 16
सबसेक्शन 3 वो एप्लीकेबल होगा, जैसे कि मैक्सिमम कंपनी पीटीएक्स काटती है। तो मेरा केसेस में 2496 है और एंटरटेनमेंट अलाउंसेस आपको 00 दिख रहा है। तो फॉर्म 16 आपको पूरा हेल्प करेगा, ठीक है। 2496 यहाँ पे डालना है आपको, बस आपके हिसाब से आप अपना डेटा डाल दीजिएगा। हाईएस्ट डिडक्शन आप 2500 ही कर सकते हो यहाँ पे, ओके। सो यहाँ पे क्या दिख रहा है, इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी आपका आ गया 6,34,924। अभी जो हम लोगों ने डेटा डाला है उसके हिसाब से अभी भी डिडक्शंस डालना बाकी है। सो यहाँ पे 6,34,924 यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा और यहाँ पे भी दिख रहा होगा। सो दोनों डाटा मैच हो रहा है, तो आगे प्रोसीड करना है। तो मैं यहाँ पे सेव में क्लिक करूँगा, तो सेव कर देता हूँ अपना डेटा। आप भी अपना डेटा सेव कर लीजिएगा, क्योंकि 40 मिनट्स अगर आप कुछ भी एक्टिविटी नहीं करते हो इस वेबसाइट में, देन आपको लॉगआउट करवा दिया जाता है और आपका सेशन जो है वो एक्सपायर हो जाता है। तो सेव करने के बाद सेकंड स्टेप जो है मोटा मोटी बहुत कंप्लीट हो गया है और ये डेटा आपको दिख रहा है यहाँ पे 6,34,924 का अभी अपना सैलरी इनकम बन रहा है। और यहाँ पे आपको नेक्स्ट स्टेप में दिख रहा है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे आप अपना हाउस प्रॉपर्टी का डिटेल आपको डालना होता है। ऐड और एडिट डिटेल्स में क्लिक करना है और क्लिक करके आगे प्रोसीड हो जानी है, ओके। सो यहाँ पे आपको ऐड में क्लिक करने के बाद आपको क्या दिख रहा है, टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, ओके। सो टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी में आता है एक सेल्फ ऑक्यूपाइड, एक होता है लेट आउट और एक होता है डिम लेट आउट। अगर आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड है आप तो सेल्फ ऑक्यूपाइड क्लिक करके, सेल्फ ऑक्यूपाइड का मतलब ये हो गया कि आपका जो भी हाउस प्रॉपर्टी है वो आप खुद यूज़ कर रहे हो। और अगर आपका प्रॉपर्टी लेट आउट में है देन आपको लेट आउट में क्लिक करके प्रोसीड करना है, लेट आउट अगर आप रेंट पे दिए हो तो। और डिम लेट आउट के केस में अगर आपका 2 से ज़्यादा हाउस प्रॉपर्टी है तो वो डिम लेट आउट माना जाता है इनकम टैक्स के। फ्रेंड्स तो ध्यान से सुनिएगा ये वाला बात कि हम लोग जो इनकम चार्जेबल अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी सिलेक्ट करते हैं, नॉर्मल इंडिविजुअल का मेन मोटिव ये रहता है कि वो जो हम लोगों ने लोन लेके रखा है अपना हाउस प्रॉपर्टी के लिए, हाउस लोन लेके रखा है, उसका इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल का डिडक्शंस लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो आप इंटरेस्ट का डिडक्शंस ले सकते हो, लेट आउट के केस में भी आप ले सकते हो और डिम लेट आउट के केस में भी आप ले सकते हो। तो समझने वाली बात ये है कि कितना तक ले सकते हो। अगर आपका हाउस प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है, आप खुद यूज़ कर रहे हो और आपका कुछ लोन चल रहा है, देन आपका हाउस प्रॉपर्टी के ऊपर जो भी लोन्स लेके रखे हो उसका इंटरेस्ट का बेनिफिट मिलेगा अप टू ए लिमिट ऑफ ₹2 लाख। अगर आपका कुछ इंटरेस्ट 2 लाख से ज़्यादा आ रहा है और सेल्फ ऑक्यूपाइड है आपका प्रॉपर्टी, देन आप 2 लाख तक का ही डिडक्शंस ले सकते हो। बट इन केस ऑफ लेट आउट, अगर आपने प्रॉपर्टी लेट आउट करके रखा है देन आपको कुछ रेंट भी मिलेगा, ओके। और वो सब डिटेल आप डालोगे, रेंट का डिटेल, जो भी आप म्यूनसिपलिटी को जो भी टैक्सेस पेमेंट करते हो उसका डिडक्शंस मिल जाता है अंडर सेक्शन 24, ओके। तो वो सब डिटेल डालोगे। और इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है, लेट आउट के केस में आपका कोई लिमिट नहीं रहता है आपका इंटरेस्ट के ऊपर। अगर आपका लोन का इंटरेस्ट 5 लाख भी आ रहा है देन 5 लाख आपको डिडक्शंस मिलने वाली है। तो लेट आउट क्लिक करके आपको सिंपली दिखा देते हैं क्या क्या होता है एक्चुअली लेट आउट में। लेट आउट में अगर आप क्लिक करोगे तो आपको डालना होगा ये क्रॉस रेंट रिसीप्ट रिसीवेबल, ठीक है। जो भी रेंट रिसीव किए हो आप वो डिटेल डालना है, ठीक है। लोकल अथॉरिटीज़ को जो पेमेंट किया हो वो माइनस हो जाता है, तो लोकल अथॉरिटीज़ वाला अमाउंट यहाँ पे डालना है, जैसे म्यूनसिपलिटी टैक्सेस वगैरह। उसके बाद ऑटोमेटिकली एनुअल वैल्यू वगैरह कैलकुलेशंस खुद कर लेगा इनकम टैक्स का वेबसाइट। आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना होता है। 30% ऑफ एनुअल वैल्यू जो है कि आपका डिडक्शंस हो जाता है, सब डिडक्शंस यहाँ पे मिल जाएगा। और यहाँ पे इंटरेस्ट पेबल ऑन बोरोड कैपिटल जो है यहाँ पे आपको इंटरेस्ट का फिगर डालना है। प्रिंसिपल के फिगर हम लोग डालेंगे डिडक्शन सेक्शन में, 80C से CCD के जो सेक्शन है वहाँ पे हम लोग को डालना होता है। तो यहाँ पे आपको इंटरेस्ट का जो पेमेंट किए हो आप, इंटरेस्ट पेमेंट किए हो बैंक को, उसका डिडक्शन आपको यहाँ पे मिलता है विदाउट लिमिट, ठीक है। पर सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में लिमिट है 2 लाख का, ठीक है। और एरियर अनरेगुलराइज रेंट लेस 30% करके ये अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा। ये सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में भी आता है। तो मेरे केस में यहाँ पे सेल्फ ऑक्यूपाइड है और सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में मैं सेल्फ ऑक्यूपाइड करके ही आगे प्रोसीड करने वाला हूँ। आपके केस में अगर लेट आउट है, लेट आउट क्लिक करके आपका जो भी इंटरेस्ट आ रहा है सब इंटरेस्ट आपको डिडक्शंस मिलने वाली है। तो ये
भूलना मत आप डालने के लिए। और डिटेल आपको मिल जाएगा आपका बैंक से, इंटरेस्ट सर्टिफिकेट और प्रिंसिपल का जो ब्रेकअप है, इंटरेस्ट और प्रिंसिपल का ब्रेकअप है वो आपका बैंक से एक सर्टिफिकेट मिलता है, उसमें आपको मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पे मैं अपना इंटरेस्ट पेएबल ऑन बोरोड कैपिटल में डाल देता हूँ, जो है कि मेरा फॉर्म 16 में नहीं था। मेरा एसएससी का केस में क्या है, उनका एक हाउस लोन था और जिसमें अराउंड 60,578 का इंटरेस्ट आ रहा था। तो वो अमाउंट उन्होंने क्या किया था, अपना इनकम डिक्लेरेशन में रिपोर्ट नहीं किया था अपने एम्प्लॉयर को, उनको पता भी नहीं था कि ऐसा डिडक्शंस मिलता है। तो इसीलिए मैं अभी मैन्युअली वो अमाउंट डाल रहा हूँ, वो फॉर्म 16 में आपको नहीं दिख रहा था। ओके, सो यहाँ पे मैं इंटरेस्ट पेएबल ऑन बोरोड कैपिटल वाला डिटेल डाल दिया यहाँ पे 60,578। अगर आपका केसेस में ऐसा कुछ हो रहा है कि छूट गया है तो आप यहाँ पे डाल के आगे प्रोसीड कर सकते हो। और आपको सेक्शंस के बारे में जानना होगा, तभी आप ये सब का बेनिफिट उठा सकते हो। जैसे कि मेरा एसएससी को नहीं पता था, इसलिए उन्होंने नहीं दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे डालना है। और यहाँ पे जैसे कि एरियर और अनरियलाइज रेंट, अगर आप अभी सेल्फ ऑक्यूपाइड करके रखे हो प्रॉपर्टी पर, पहले लेट आउट में था और लेट आउट का पैसा अभी रिकवर हुआ है, तो ये वाला अमाउंट यहाँ पे डालना है आफ्टर डिडक्टिंग 30%। ओके, सो ये सब डिटेल यहाँ पे डालना है, डाल के आके प्रोसीड करना है। अगर आपको सेक्शंस के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है और आप ये सेक्शंस के झमेला में नहीं पढ़ना चाहते हो, इतना सेक्शन समझना नहीं चाहते हो, पढ़ना नहीं चाहते हो, वैसे ये वीडियो देख के आप इजीली कर सकते हो। पर फिर भी अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, देन यू कैन कॉन्टैक्ट आज। और ये आपको कुछ मेल आईडीज़ एंड कॉन्टैक्ट डिटेल दिख रहा होगा, यहाँ पे आप कॉन्टैक्ट करके अपना आईटीआर का जो रिटर्न है वो आप इजीली लगा सकते हो। ओके, सो बहुत ही नेग्लिजिबल चार्जेस रहेगा और बहुत ही मतलब कम चार्जेस में आप अपना रिटर्न कॉन्फिडेंटली लगा सकते हो। कोई भी गलती, कोई भी मिस्टेक्स आपका नहीं होगा। ओके, सो हम लोगों ने ये सब डेटा डाल दिया है और डाल के अभी हमको क्या करना है, ये डेटा ऐड कर लेनी है। तो मुझे बस ऐड पे क्लिक करना है, तो वो मेरा जो ग्रॉस टोटल इनकम है उससे वो 60,578 एक्स्ट्रा होके फिर से माइनस हो जाएगा। तो ऐड करने के बाद जैसे कि आपको दिख रहा है, ये इनकम अंडर द हेड सैलरीज़ का अमाउंट सेम मेरा फॉर्म 16 के हिसाब से था। और ये हाउस प्रॉपर्टी का मैंने डिटेल डाल दिया यहाँ पे, तो 60,000 माइनस में आ रहा है, तो मेरा नेट इनकम कम होने वाला है अभी। ठीक है, और अगर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज आपका कुछ है तो वो डिटेल आपको यहाँ पे डालना है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में बहुत सारा क्वेश्चनर्स आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है, जैसे कि मैंने पहले ही बोला था, अगर आपका कुछ सेविंग्स बैंक अकाउंट से कुछ इंटरेस्ट आ रहे हैं तो वो वाला डिटेल आपको यहाँ पे डालना है। और अगर आपका बैंक, पोस्ट ऑफिस, कोऑपरेटिव सोसाइटी ये सब से आपको कुछ इंटरेस्ट मिल रहा है, इनकम जनरेट हो रहा है, देन वो वाला डिटेल आपको यहाँ पे डालना है। फैमिली पेंशन्स के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करके आगे प्रोसीड करना होता है। फैमिली पेंशन में आपको एक्स्ट्रा डिडक्शन एक मिलता है 15,000 का, जो है कि आपको यहाँ पे दिख जाएगा सेक्शन 57 सबसेक्शन 22A। आपको बस डेमो के लिए मैं दिखा देता हूँ। अगर 1 लाख का डिटेल में डालूंगा तो 15,000 का यहाँ पे डिडक्शंस दिख रहा है। तो मेरे केसेस में ऐसा कुछ नहीं है, तो मैं इस पर कुछ क्लिक नहीं कर रहा हूँ और यहाँ पे नो क्लिक करके आगे प्रोसीड कर रहा हूँ। इंटरेस्ट फ्रॉम इनकम टैक्स रिफंड वो आउट ऑफ फील्ड है। अगर आपने कुछ रिफंड क्लेम किया था इनकम टैक्स से और वो डिले होने से इनकम टैक्स आपको क्या करता है, इंटरेस्ट पेमेंट करता है, वो वाला इंटरेस्ट भी आपका इनकम का पार्ट रहेगा और वो ऐड हो जाएगा आपका ग्रॉस टोटल इनकम के साथ। और अगर ये सब को छोड़ के भी कुछ दूसरा इनकम आपका है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, तो आप यहाँ पे क्लिक करके ऐड कर सकते हो। डू यू हैव डिविडेंड इनकम, अगर आप शेयर में इन्वेस्ट करते हो और डिविडेंड मिलता है तो वो 5 पीरियड के हिसाब से आपको देनी होती है डिटेल। यहाँ पे ब्रेकअप आपको दिख रहा है, अप टू 15 जून यहाँ पे डालना होगा, अप टू 15 सितंबर, 16 से 15 सितंबर आपको यहाँ पे डालना है। और बाकी सब पीरियड के बारे में आपको यहाँ पे दिख रहा है, सब कॉलम दिख रहा है। आपको अपना ब्रोकर का जो वेबसाइट है वहाँ से आपको ये सब डिटेल मिल जाएगा, डिविडेंड आपको कितना मिला है, कितना क्रेडिट हुआ है, तो आप वो डिटेल कलेक्ट करके यहाँ पे डाल सकते हो। मेरा एसएससी के केस में ऐसा कुछ नहीं है, तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन नहीं डाल रहा हूँ। और आप क्वेश्चनरीज को स्किप करके भी आगे प्रोसीड कर सकते हो। तो यहाँ पे कुछ ब्रीफली मैंने बता दिया कि ये जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आपको क्या क्या डालना है। तो मेरा केसेस में सेविंग्स बैंक अकाउंट का इंटरेस्ट है, फिलहाल मैं क्वेश्चनरीज में नहीं डालता हूँ, नहीं डाल के मैं स्किप करके आके जाके दिखाता हूँ, ताकि दोनों
केसेस आपका कवर हो जाए। तो स्किप द क्वेश्चंस किया, यहाँ पे कंफर्मेशन मांग रहा है, यस में क्लिक करेंगे। यहाँ पे दिख रहा है आपको नेचर ऑफ इनकम, तो यहाँ पे क्या हो गया, क्वेश्चनरीज नहीं आ रहा है आपको, मतलब सिंपली आपको यहाँ पे टैब दिख रहा है, आपका जो एप्लीकेबल है आपके केस में वो वाला डाल के आपको प्रोसीड करना है। इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग्स अकाउंट हो गया, इंटरेस्ट फ्रॉम टैक्स रिफंड हो गया, फैमिली पेंशन, डिविडेंड इनकम यहाँ पे सब दिख रहा है। ऐसे ड्रॉप डाउन लिस्ट से आपको सिलेक्ट कर लेनी है। मेरे केसेस में सेविंग्स बैंक अकाउंट का इंटरेस्ट है। देखिएगा, याद रखिएगा, इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग्स अकाउंट, एफडी इंटरेस्ट सब डाल दीजिएगा। और अगर आप बहुत बड़ा अमाउंट रिफ़ंड लिए हो लास्ट ईयर में और कुछ इंटरेस्ट आ रहा है, वो वाला भी आपका ग्रॉस टोटल इनकम का पार्ट कर लीजिएगा। लास्ट में जाके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेज देगी कि आपका इंटरेस्ट इनकम आपने शो नहीं किया। ऐसे बहुत सारा केसेस हुआ है लास्ट ईयर में। तो अगर आपका कुछ इंटरेस्ट आ रहा है ऐसा, तो डाल के आगे प्रोसीड कीजिएगा। क्यों आपको फ्यूचर में जाके टेंशन लेना है, एक बार में काम ख़त्म करना है। तो इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग्स बैंक अकाउंट अपना कैलकुलेटेड ऑलरेडी हो गया है और वो आ रहा था अपना 18,580। मेक श्योर आपने सब डेटा इकट्ठा करके रख दिया है और आप आगे प्रोसीड कर सकते हो। तो मैंने अपना इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग्स बैंक अकाउंट का डिटेल मैंने डाल दिया है और अभी इसको ऐड करना है और ऐड करके नया ऐड कर सकते हैं हम। अगर कुछ दूसरा इंटरेस्ट इनकम अर्न कर रहे हैं तो वो वाला डिटेल भी आप ऐड करके आगे प्रोसीड कर सकते हो। ओके, तो अभी आपको ऐड करने के बाद यहाँ पे दिख रहा है इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग्स बैंक अकाउंट का जो है आपको यहाँ पे दिख रहा है। और अगर आपके पास और भी कुछ इनकम है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से, देन वो आप यहाँ पे ऐड अनदर करके कर सकते हो। जैसे कि मेरा केसेस में है, मेरा एफडी से इंटरेस्ट आया था तो वो वाला डिटेल मैं यहाँ पे डालने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पे एफडी, इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट बैंक एंड पोस्ट ऑफिस, इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करके अपना अमाउंट डाल देता हूँ जो है कि एफडी का इंटरेस्ट है। आप अपना सब इंटरेस्ट का डिटेल यहाँ पे डाल दीजिएगा ताकि आपके पास नोटिस वगैरह ना। तो 42,532 उनका इंटरेस्ट इनकम आ रहा है, तो यहाँ पे मैं इसको भी ऐड कर लेता हूँ। ओके, सो यहाँ पे 42,532 ऐड होने के बाद वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का टोटल जो इनकम है वो आपको दिख जाएगा। ओके, जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पे डेटा मैंने डाल दिया और डालने के बाद यहाँ पे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का दोनों डिटेल आपको यहाँ पे दिख रहा है। अगर आपके केसेस में और भी कुछ हैं तो आप ऐड करके आगे जा सकते हो। मेरे केसेस में और कुछ नहीं है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, तो मैं इसको आगे प्रोसीड करता हूँ। ओके, सो एक्सेप्ट इनकम अगर कुछ है, आपका कुछ एक्सेप्ट इनकम आ रहा है आपको, तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो एक्सेप्ट इनकम का डिटेल। ठीक है, एक्सेप्ट इनकम का टैब आपको दिख रहा है, यहाँ पे आपको दिख रहा है एग्रीकल्चरल इनकम लेस देन इक्वल टू 5,000। तो अगर आपका एग्रीकल्चरल इनकम 5,000 से कम है तो वो आप यहाँ पे रिपोर्ट कर सकते हो, वो अमाउंट आपका एक्सेप्ट हो जाएगा इनकम से। ओके, नीचे आपको सेक्शन 10 BC का दिख रहा है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय के ऊपर ही एप्लीकेबल होगा। तो आगे चलते सेक्शन 10 सबसेक्शन 10D में एनी सम रिसिप्ट अंडर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। इंश्योरेंस पॉलिसी में बहुत सारा स्कीम होते हैं, वहाँ पे आपको ड्यूरिंग द पॉलिसी भी आपको पैसा मिलता है। ठीक है, वो आपको जो भी पैसा मिलता है आपका बैंक अकाउंट में आता है और वो इनकम का पार्ट हो जाएगा। आप दिखा दीजिएगा एक्सेप्ट इनकम, नहीं तो आपको बाद में नोटिस आ सकता है अगर हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन कुछ आइडेंटिफाई कर लेगा इनकम टैक्स तो। ओके, सो नीचे आएंगे और आके स्टेटरी फंड का यहाँ पे डिटेल दिख रहा है सेक्शन 10 सबसेक्शन 11। उसके बाद सेक्शन 10 सबसेक्शन 12 रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड से अगर आपको कुछ अमाउंट मिलता है आपका बैंक अकाउंट में, देन वो वाला अमाउंट भी आपको यहाँ पे डालना है। मेक श्योर जो अमाउंट आपको मिला है वही अमाउंट डाल रहे हो और ये सब अमाउंट आपको दिखाना है, क्योंकि आप नहीं दिखाओगे तो आपका बैंक अकाउंट में वो अमाउंट रिफ्लेक्ट होंगे और इनकम टैक्स का वेबसाइट जो है, इनकम टैक्स का पोर्टल जो है, वो अमाउंट अगर आइडेंटिफाई कर लेगा देन आपको नोटिस भेज देगा हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन्स के लिए। तो फिर से आपको अपना रिटर्न रिवाइज करना होगा, पेनल्टी लग सकता है, इंटरेस्ट लग सकता है। तो ये सब में नहीं पढ़ना है हम लोगों को, उससे पहले ही ये सब डिटेल डाल देनी है। ओके, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड रिसिप्ट अगर किए हो आप तो यहाँ पे डालना है। अप्रूव्ड पेंशन फंड अगर आप कुछ रिसीव किए हो तो यहाँ पे डालना है। तो यहाँ पे पूरा ड्रॉप डाउन में सब लिस्ट आपको दिख रहा है। MP MLA का अलावेंसेस जो है वो एग्जेम्प्ट इनकम माना जाता है, तो यहाँ पे सब पूरा डिटेल आपको दिख रहा है। इंश्योरेंस पॉलिसी भी अगर है तो वो डालना है। आर्म फोर्स फैमिली पेंशन इन केस ऑफ डेथ ड्यूरिंग ऑपरेशनल ड्यूटी, आर्मी के केसेस में, डिफेंस के केसेस में होता है ये सब एक्सेम्पशंस। एनी इनकम एज रेफर्ड टू इन सेक्शन 10 सबसेक्शन 26 आपको पढ़ना होगा। ठीक है,
ये सब डिटेल आपको यहाँ पे दिख रहा है। और अगर इसमें ड्रॉप डाउन में आपको कुछ ऐसा इनकम आपको मिला है और वो इस ड्रॉप डाउन में आपको नहीं दिख रहा है, देन एनी अदर क्लिक करके आप प्रोसीड कर सकते हो। तो मेरा केसेस में ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं आशा करता हूँ मैं जो भी अभी ब्रीफली एक्सप्लेन किया ये सब एग्जेम्प्ट इनकम के बारे में आपका कन्फ्यूजन अगर है और अगर कुछ भी ऐसा केसेस आपके साथ एप्लीकेबल हो रहा है देन वो सॉल्व हो जाएगा। ओके, तो मुझे यहाँ पे कुछ नहीं सिलेक्ट करना है, तो मैं यहाँ पे कैंसिल क्लिक कर रहा हूँ। बस आपका हेल्प के लिए मैंने यहाँ पे एग्जेम्प्ट इनकम के बारे में डिस्कस किया। ओके, सो कैंसिल करके आगे प्रोसीड। तो अगर आप अपना सब इनकम डिटेल और एग्जेम्पशन डिटेल डाल चुके हैं तो आपको यहाँ पे फिर से एक बार कंफर्म कर लेनी है। सब डिटेल आपको यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है और यहाँ पे हाउस प्रॉपर्टी का डिटेल डाल दिया है, तो यहाँ पे हाउस प्रॉपर्टी का डिटेल आपको यहाँ पे दिख रहा है। और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में हम लोगों ने सेविंग्स बैंक अकाउंट का डिटेल डाला, इंटरेस्ट फ्रॉम एफडी, पोस्ट ऑफिस का जो भी इनकम है वो यहाँ पे डाल दिया। ओके, उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे आना है, नीचे आके इसको कंफर्म कर देनी है। एग्जाम इनकम में मेरा केसेस में कुछ नहीं है, आपके केस में कुछ होता है तो वो आप डाल सकते हो। अगर कुछ गलत हुआ है तो आप उसको एडिट भी कर सकते हो। ओके, तो अभी कंफर्म करते हैं, कंफर्म करके आगे प्रोसीड होते हैं। तो मैंने कंफर्म में क्लिक कर दिया और अभी नया पेजेस में आपको ये दिख रहा है। कंफर्म करने के बाद आपको यहाँ पे स्टेप्स दिख रहे हैं। तो ग्रॉस टोटल इनकम भी मैंने डाल दिया, तो यहाँ पे कंफर्म दिखा रहा है और कंप्लीटेड दिखा रहा है। तो आगे चल के मुझे डालना है डिडक्शंस, और डिडक्शंस का स्लैब्स यहाँ पे खुल गए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको डिडक्शंस का टैब दिख रहा है और बहुत सारा क्वेश्चनर फिर से खुल गया है। जल्दी जल्दी डिडक्शन समझने का कोशिश करेंगे। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, आर यू एलिजिबल टू क्लेम एनी डिडक्शंस फॉर डोनेशन पेड। अगर आपने कुछ डोनेशन पेमेंट किया है तो आप यहाँ पे यस कर सकते हो। उसके लिए आपको ATG फाइल करना पड़ता है। ओके, तो डोनेशंस जैसे कि हो चैरिटेबल ट्रस्ट, NGO या फिर आप कोविड के दौरान PM केयर फंड में अगर कुछ जमा किया हो देन उसका डोनेशन पेमेंट का जो डिडक्शन है वो यहाँ पे आप ले सकते हो। उसके लिए आपको ATG फाइल करना होगा। मेक श्योर कि आपके पास रिसिप्ट है। देन नेक्स्ट वाला पॉइंट भी डोनेशंस का ही है। साइंटिफिक रिसर्च एंड रूरल डेवलपमेंट में अगर आप कुछ पेमेंट कर रहे हो, ठीक है, डोनेशन दे रहे हो, देन उसका बेनिफिट भी आपको यहाँ पे मिलने वाला है। साइंटिफिक रिसर्च एंड रूरल डेवलपमेंट में जो बहुत सारा और भी सेक्शन जुड़ा हुआ है जहाँ पे आप 100 रुपया जमा करने से 100 रुपये का तो मिलेगा ही उसका डिडक्शंस। कभी कभी कुछ सेक्शंस ऐसा भी है जहाँ पे आप 100 रुपया डोनेशन करने से आपको 125-150 रुपये तक का भी डोनेशंस का डिडक्शंस मिल सकता है। यानी कि अगर आप 100 रुपया स्पेंड कर रहे हो देन 150 रुपया आपको डिडक्शंस मिल रहा है, ज़्यादा मिल रहा है। ओके, सो नेक्स्ट वाला पॉइंट है ATG सेक्शंस इसलिए होता है कि जो एम्प्लॉइज़ को HRA नहीं मिल रहा है देन वो अगर रेंट पे रहते हैं अपना सर्विस को कंटिन्यू करने के लिए, देन वो रेंट पेमेंट का डिडक्शंस आपको यहाँ पे मिल जाता है। मेक श्योर कि आपने अगर HRA का एग्जेम्पशंस ऑलरेडी क्लेम कर लिया है सेक्शन 1013A में, देन यहाँ पे ATGG में मत कीजिए, नहीं तो आपको इनकम टैक्स से नोटिस आ जाएगा। मेरा ऑलरेडी क्लेम्ड है एग्जेम्पशन सेक्शन पार्ट में, तो मैं यहाँ पे कुछ नहीं कर रहा हूँ। अगर आपका है तो यहाँ पे येस करके डाल सकते हो। यहाँ पे आप क्वेश्चनरी में भी येस करके अपना अमाउंट डाल सकते हैं। नेक्स्ट वाला इंपॉर्टेंट पार्ट है ATC। सबको पता है कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जो लेते हैं हम लोग, लाइफ इंश्योरेंस या टर्म इंश्योरेंस, उसका प्रीमियम पेमेंट का बेनिफिट यहाँ पे मिलता है। तो या फिर आपने अगर कुछ PPF में जमा करके रखा है पैसा, वो पैसे का बेनिफिट आपको यहाँ पे मिलने वाला है। टैक्स सेवर, फिक्स्ड डिपॉजिट, ये सब का बेनिफिट आपको ATC में मिलता है। देन नेक्स्ट वाला पॉइंट है ATCCD। यहाँ पे आपको मिलता है अगर आपका एम्प्लॉयर पेंशन स्कीम में कुछ पैसा जमा कर रहे हैं देन उसका डिडक्शंस आपको ATCCD में मिल जाता है। देन नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका 80D का। 80D एक ऐसा सेक्शन है, वो भी इंश्योरेंस के ऊपर ही है, पर हम लोग ATC में लाइफ इंश्योरेंस के बेनिफिट ले रहे थे और 80D में हम लोग लेंगे मेडिकल इंश्योरेंस आपके लिए या आपका पेरेंट्स के लिए अगर ले रहे हो देन उसका बेनिफिट आप यहाँ पे उठा सकते हो। प्रिवेंटिव चेकअप अगर करवाते हो अपना पेरेंट्स का देन उसका भी बेनिफिट आपको 80D में मिल जाता है। उसके बाद और भी कुछ स्पेसिफाइड डिजीज़ है, अगर आप अपना डिपेंडेंट के लिए खर्चा करो स्पेसिफाइड डिजीज़ के लिए देन उसका बेनिफिट भी आपको यहाँ पे मिल सकता है। ओके, तो फ्रेंड्स 80D के बाद नेक्स्ट सेक्शन से आ रहा है अपना 80E का। 80E में क्या है, अगर आपने कोई एजुकेशन लोन लेके रखा हुआ है हायर एजुकेशन के लिए, तो वो लोन पे जो इंटरेस्ट जा रहा है उस इंटरेस्ट का डिडक्शन आप यहाँ पे 80E पे ले सकते हो। अगर है तो ये क्लिक करके आगे प्रोसीड कर सकते हो। वो लोन आपके नाम पे भी हो सकता है और आपका रिलेटिव के बिहाफ में भी आप पेमेंट कर रहे हो देन वो इंटरेस्ट का आप डिडक्शन यहाँ पे ले सकते हो। ओके, तो यहाँ पे इस करके आप वो डेटा डाल सकते हो। मेरे केस में कुछ नहीं है तो मैं 9 करके प्रोसीड
कर रहा हूँ। और आगे उसके बाद है आर यू एलिजिबल टू क्लेम एनी अदर डिडक्शंस, पूछ रहा है ये सब को छोड़ के और कुछ है क्या। देन अगर आपको येस क्लिक करोगे और करने के बाद नीचे दिखेगा आपको ये एक ड्रॉप डाउन, यहाँ पे पेंशन पेमेंट का डिडक्शंस के बारे में बोल रहा है। ओके, उसके बाद नीचे आओगे तो मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफाइड डिजीज़ के लिए कुछ रहता है एटीडी में, एटीडी टीडीपी। ओके, तो इसके बारे में मैंने थोड़ा बहुत बोला था एटीडी में। इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, वो मैं यहाँ पे नहीं डालूंगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी हाउस प्रॉपर्टी में डाल दिया इंटरेस्ट। ओके, इन और प्रिंसिपल का जो अमाउंट है वो मैं एटीसी में डालूंगा। ओके, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम लिमिट ऑफ 1,50,000, सो 1,50,000 से ज़्यादा आप क्लेम नहीं कर सकते हो। तो ये बात आप याद रखिएगा। यहाँ पे डोनेशन अगर आप किए हो पॉलिटिकल पार्टी को तो 80GGC में आप क्लेम कर सकते हो। यहाँ पे इंपॉर्टेंट सेक्शंस मेरे लिए है 80TTA, जो है कि आप लोगों ने देखा है कि मैंने सेविंग्स बैंक अकाउंट से जो इंटरेस्ट मिला था वो इनका मैंने शो किया है, और FD से जो भी इंटरेस्ट मिला था वो भी मैंने शो किया है। सब इंटरेस्ट 10,000 से ज़्यादा था टोटल अमाउंट। तो यहाँ पे एज पर सेक्शन 80TTA अगर आप सीनियर सिटीजन नहीं हो देन आपको डिडक्शन मिलता है 10,000 का, तो यहाँ पे टिक करके मैं वो 10,000 डाल दे दूँगा। ओके, अगर आपका सेविंग्स बैंक अकाउंट का इंटरेस्ट 5,000 है या 10,000 से कम है देन 5,000 आप मान लो आपका इंटरेस्ट है, देन 5,000 आप इंटरेस्ट इनकम में इनकम फ्रॉम अदर्स उसमें शो कर देना, और यहाँ पे आके 80TTA में उसका डिडक्शन ले देना 5,000 का। अगर आप सीनियर सिटीजन होते तो यहाँ पे सीनियर सिटीजन का टैब खुल जाता, जो है कि इनकम टैक्स ने मेरा डेटा प्रीफिल कर दिया, तो 80TTP एप्लीकेबल नहीं होता है मेरे केस में, तो 80TTP उन्होंने बंद करके रखा हुआ है। ओके, तो यहाँ पे मैं डिटेल डाल के भी दिखाया, क्वेश्चनर्स में भी आप डिटेल डाल के आगे प्रोसीड कर सकते हो। तो जो भी मैंने डिटेल डाला वो डिटेल यहाँ पे स्किप द क्वेश्चंस करने के बाद भी वो शो होने वाली। तो अभी मैं स्किप द क्वेश्चंस करता हूँ, करने के बाद जो भी यहाँ पे क्वेश्चनर्स में डिटेल और डिस्कशन हुआ था डिडक्शन के बारे में वो सब आपको यहाँ पे दिखने वाला है। ओके, तो यहाँ पे 80D में आपको दिख रहा है 17,886, तो मैं मेरा फॉर्म ऐसे कंफर्म करवा देता हूँ कितना डिडक्शंस था एक्चुअली। ओके, ये है अपना 80C में 43,205, देखेंगे 43,205 शो होता है कि नहीं होता है। ओके, होने से सही है, नहीं तो हम लोग डालेंगे। और 80C में अपना हाउस लोन का प्रिंसिपल भी जोड़ना होगा, तो हाउस लोन का प्रिंसिपल अराउंड 1,80,90,000 के ऊपर आ रहा था, तो मुझे मैक्सिमम डिडक्शन 1,50,000 मिलेगा, तो मैं 1,50,000 डाल के ही आगे बढ़ूंगा। ओके, तो 80D में मेरा 17,886 है। तो 80D का सेक्शन जो है ना वो मेडिकल इंश्योरेंस के बारे में है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे दिख रहा है 80D में ऑलरेडी मेरा ऑटो रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो मैं इस पर कुछ नहीं करने वाला हूँ। अगर आपको 80D में कुछ अमाउंट नहीं आ रहा है तो अंदर जाके आप वो डिटेल डाल दीजिएगा। आपके लिए और आपका पेरेंट्स के लिए 2 अलग अलग सेक्शन बना हुआ है, तो अकॉर्डिंगली आप उसमें अपना डेटा डाल दोगे। देन 80TTA का डेटा हम लोगों ने क्वेश्चनर्स में डाला था, तो यहाँ पे शो हो रहा है 10,000। ओके, आपको नीचे आना है, नीचे आके देखना है और कुछ सेक्शंस आपके ऊपर अगर एप्लीकेबल हो रहा है उसके बेसिस में अगर आप लेना चाहते हो देन यहाँ पे आप ले सकते हो। तो 80CCD ये सब हम लोगों ने ऑलरेडी क्वेश्चनर इसमें डिस्कस कर लिया था, 80G ऑलरेडी डिस्कस कर दिया था। अगर आपके पास कुछ डोनेशन का रिसिप्ट वगैरह है और वो क्लेम करना चाहते हो तो यहाँ पे ऐड 80G करके आप अपना डेटा भर के आगे बढ़ सकते हो। ओके, तो उसके बाद बाकी और भी कुछ डिडक्शन है जो एक ही नहीं दिखा रहा है, तो शो ऑल डिडक्शन में आप क्लिक करोगे तो बाकी दिख जाएगा यहाँ पे। ओके, मेरा 80C का डेटा रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, 80D का रिफ्लेक्ट हो रहा था। ऐसा हो सकता है आपके साथ बिकॉज बैकएंड में इनकम टैक्स का पोर्टल में काम चल रहा है, सो बी पेशेंस। ओके, 80C में आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। मेरा केस इसमें 1,50,000 तक का मुझे डिडक्शन मिलने वाला है, तो 80C में क्लिक करके मैं ऐड करता हूँ यहाँ पे, जो है कि मेरा फॉर्म 16 में कितना है, फॉर्म 16 में है अपना 80C में रिपोर्ट किया हुआ था 43,205, और मेरा हाउसिंग लोन रिपोर्ट नहीं किया हुआ था जिसमें इंटरेस्ट आ रहा था जो वो मैंने हाउस प्रॉपर्टी का सेक्शंस पे मैंने डाल दिया है, और अभी प्रिंसिपल डालना है। प्रिंसिपल और ये 80C का जो रिपोर्टेड डिडक्शंस है वो जोड़ के मेरा टोटल 1,50,000 से ऊपर जाता है, पर एज पर सेक्शंस 1,50,000 मिलने वाला है, तो मैं 80C में अपना डिडक्शंस में 1,50,000 ही डालूंगा। ओके, तो यहाँ पे मैं 1,50,000 डाल के आगे प्रोसीड करता हूँ। ओके,
तो यहाँ पे ऐड कर दिया, ऐड करने के बाद ऑटोमेटिकली वो ऐड हो जाएगा। ओके, तो ऑलरेडी सब डिडक्शन क्वेश्चनर्स में डिस्कस हो गया और नीचे यहाँ पे ऐसा कुछ डिस्कस करने वाला है नहीं, ठीक है। तो अगर आप नीचे आओगे ना, तो नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा टोटल डिडक्शंस। यहाँ पे अगर क्लिक करोगे तो आप कहाँ कहाँ पे क्या क्या डिडक्शंस लिए हो यहाँ पे दिखेगा। ओके, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है TTA का डिडक्शन मैंने लिया है 10,000, सेविंग्स बैंक अकाउंट का मैक्सिमम डिडक्शन मैंने क्लेम किया है, और डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम 17,886 रुपया। ओके, और यहाँ पे 1,50,000 यहाँ पे आपको दिख रहा है। टोटल ऑफ चैप्टर 6 डिडक्शन एंटर्ड इज मोर देन डिडक्शन डिटेल्स प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर, प्लीज रीवेरीफाई। ये इसलिए बोल रहा है क्योंकि अपने फॉर्म 16 का डेटा और ये डेटा मैच नहीं हो रहा है, बिकॉज फॉर्म 16 में अपना ये 10,000 का डिटेल नहीं था। और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज फॉर्म 16 में वो रिपोर्टेड नहीं था जो मैंने लोन लेके रखा था, हाउस लोन। ओके, सो ये सब डिटेल डाला, तो इसलिए यहाँ पे वार्निंग मैसेज आ रहा है जो है कि मैंने डेटा जो डाला सही डाला, तो मुझे इसमें कुछ चिंता वाली बात नहीं दिख रही। तो नीचे आना है मेरे को, आके यहाँ पे कंफर्म करना है। डिडक्शंस बनने के बाद ये टैक्स पेड का सेक्शंस खुल गया है, तो इसमें अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि मेरा पेमेंट ऑलरेडी किया हुआ है 28,758 रुपया। ओके, सो मैं यहाँ पे व्यू फॉर्म 26S में क्लिक करके अपना 26S के साथ भी अपना टैक्स पेमेंट का डेटा टेली कर सकते हो। अगर कुछ गलती है तो आप वेट करो, वेट करके अपना रिटर्न फाइल करो। रिटर्न फाइलिंग का डेट है, जल्दबाजी में कुछ गलती नहीं होना चाहिए। ओके, सो यहाँ पे मैं इसको कंफर्म करता हूँ जो है कि जो डेटा दिया हुआ है वो सही डेटा है। ओके, तो मैं कंफर्म कर देता हूँ। ओके, कंफर्म करने के बाद मेरा ये टैब का भी काम ख़त्म हो गया है। टैक्सेस पेड में भी कंफर्म हो गया है। टोटल टैक्स लायबिलिटी कुछ नहीं आ रहा है, जीरो आ रहा है। तो यहाँ पे अगर क्लिक करेंगे तो आपको दिखेगा कि आपका कुछ लायबिलिटी बन रहा है या फिर आपको रिफंड मिलने वाला है। सो वेरीफाई योर टैक्स लायबिलिटी डिटेल्स आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो इस टैब में आपको दिखेगा आपका ग्रॉस टोटल इनकम क्या है, आपका टोटल डिडक्शन क्या है, तो आपने जो डिडक्शन क्लेम किया है उसके बाद आपका इनकम क्या आ रहा है। सो यहाँ पे आपको सब डिटेल आपको दिख रहा होगा। टैक्स पेबल ऑन टोटल इनकम कितना बन रहा था, रिबेट अंडर सेक्शन 87A मेरा केस में एप्लीकेबल हो गया। तो यहाँ पे मेरा टैक्स बन रहा था जो वो भी रिबेट के थ्रू मेरा डिडक्ट हो गया, जो है कि मेरा ग्रॉस टोटल इनकम से टोटल डिडक्शन माइनस करने के बाद टोटल इनकम मेरा 4,57,570 आ रहा है, जो है कि 5 लाख से नीचे है, इसलिए मुझे रिबेट मिल गया। ओके, तो नीचे आओगे तो आप और भी डिटेल देखने को मिलेगा। 234A ड्यू डेट के बाद में अगर आप फाइल करोगे तो इसमें आपको इंटरेस्ट लग जाता है। 234B अगर आप एडवांस टैक्स पेमेंट नहीं करोगे तो आपके ऊपर इंटरेस्ट लगाया जाता है। 234C भी एडवांस टैक्स का सेक्शन से, तो मेरा केसेस में एडवांस टैक्स पेमेंट कर दिया गया था मेरे एम्प्लॉयर की तरफ से, तो इसलिए कुछ नहीं दिख रहा है। तो नीचे आना है, आके इसको कंफर्म करना है, तो आपका ऑलमोस्ट सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। ओके, तो जितना सारा स्टेप्स है हम लोगों ने कर लिया है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है यू आर डन, क्लिक प्रोसीड। ओके, सो सब टैब में कंफर्म दिख रहा है, सब में ग्रीन टिक आपको दिख रहा है। तो यहाँ पे जस्ट आपको प्रोसीड करना है, और प्रोसीड करके आपको प्रीव्यू कर लेनी है एक बार। और यहाँ पे डाउनलोड जेसन करके भी आप देख सकते हो, डिटेल एक्सेल शीट के फॉर्मेट में वो डाउनलोड होगा। तो यहाँ पे मैं प्रोसीड करता हूँ। प्रोसीड करने के बाद आपको दिखेगा कि अब लास्ट फाइनल स्टेप है, यू आर एलिजिबल फॉर ए रिफंड। तो मेरा रिफंड बन रहा था 28,760। रिफंड क्यों बन रहा था, क्योंकि मेरा हाउसिंग लोन का डिटेल मैंने रिपोर्ट नहीं किया था एम्प्लॉयर को, वो छूट गया था, तो वो मैंने अपना तरफ से डाल दिया, तो रिफंड बन गया यहाँ पे। नहीं तो शायद थोड़ा सा ही अमाउंट रिफंड में आता। ओके, सो यहाँ पे अब मैं प्रीव्यू रिटर्न कर दूंगा, और करके EVC से मैं अपना आधार OTP से ये रिटर्न वेरीफाई कर दूंगा। सो प्रीव्यू रिटर्न के सेक्शन में आप जाके अपना रिटर्न का जो भी डेटा नंबर्स डाला है आपने, वो सब डेटा आप फिर से चेक कर लीजिएगा, और चेक करके सबमिट कर दीजिएगा। सबमिट करने के बाद आपको ये वेरीफाई करना होगा, आप आधार OTP के साथ अपना रिटर्न वेरीफाई कर सकते हो। ओके, तो बाकी प्रोसेस मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, वीडियो और थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो बाकी प्रोसेस बहुत ही आसान है, आप आसानी से कर लोगे। अगर आपको कुछ भी डाउट है डिडक्शन रिलेटेड, आप कॉमेंट में पूछ सकते हो। मेल ID में आप मेल करके कम्युनिकेट कर सकते हो। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपके लिए हेल्पफुल है, देन प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा।